हेलो दोस्तों, आपका इंडी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग समसामयिकी क्रॉनिकल के एक नए चैप्टर उद्योग एवं व्यवसाय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं उद्योग एवं व्यवसाय से संबंधित क्या क्या बातें हैं महत्वपूर्ण जो एग्जाम की दृष्टि से हमें ज़रूर पढ़ने चाहिए। देखिए पहला क्या है, भारत में अब टाटा ग्रुप बनाएगा आईफोन। भारत में अब टाटा ग्रुप क्या बनाएगा, आईफोन बनाएगा। देखिए आईफोन क्या है, ये एप्पल एक जो है प्रौद्योगिकी कंपनी है, यानी कि एप्पल क्या है, एक फ़ोन निर्माता कंपनी है। एप्पल क्या है, एक फ़ोन निर्माता कंपनी है। और जिसके फ़ोन को यानी कि इसके जो फ़ोन को क्या कहा जाता है, आईफोन कहा जाता है, आईफोन। ठीक, तो यहाँ देखिए अब टाटा ग्रुप क्या बनाएगा, आईफोन बनाएगा, यानी कि एप्पल कंपनी का फ़ोन बनाएगा। अभी जो एप्पल कंपनी होती है, आईफोन जिसको कहा जाता है, ये प्रीमियम क्वालिटी का फ़ोन होता है, यानी कि इसमें कुछ अच्छे फीचर और फंक्शन होते हैं जो कि साधारण मोबाइल में नहीं पाए जाते हैं। और ये इनकी कीमत भी जो सामान्य फ़ोन होते हैं उनसे अधिक होती है। तो चलिए देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या है। देखिए यहाँ पर ताइवान लिखा है, ताइवान में स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी और आईफोन मैन्युफैक्चरर विस्ट्रॉन, कौन सी कंपनी है, विस्ट्रॉन के बोर्ड ने टाटा समूह को 12.5 करोड़ डॉलर में भारतीय इकाई बेचने की हाल ही में मंजूरी दी है। यानी कि विस्ट्रॉन कंपनी ने टाटा समूह को बेच दिया है। ठीक है, बेच दिया है। अब यहाँ पर देखिए आगे लिखा है, टाटा समूह भारत का पहला आईफोन निर्माता बन जाएगा। यहाँ इम्पोर्टेंट इसलिए ये न्यूज़ बन जाती है कि अभी तक अन्य किसी कंपनी ने आईफोन बनाने का ऐसा कुछ प्लान नहीं बनाया है। ठीक, तो आईफोन बनाने वाली भारत में आईफोन निर्माता सबसे पहले जो कंपनी हो जाएगी वो टाटा हो जाएगी। हालांकि वो आईफोन कंपनी का ही जो पार्ट बनाएगी, मैन्युफैक्चर करेगी, अपना खुद का पार्ट नहीं बनाएगी, खुद का मोबाइल नहीं बनाएगी, आईफोन का मोबाइल और उसके पार्ट बनाएगी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। टाटा समूह भारत में विस्ट्रॉन के प्लांट में आईफोन को असेंबल करेगा, यानी कि असेंबल करेगा। यहाँ पर भारत में क्या होगा, आईफोन मोबाइल ये क्या होगा, ये असेंबल होगा। असेंबल का मतलब ये होता है कि पार्ट जो अलग अलग होते हैं उनको एक साथ जोड़ दिया जाए, जिससे एक फ़ोन तैयार हो जाता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, तकनीकी भाषा में असेंबल करना कहा जाता है। यहाँ पर देखिए विस्ट्रॉन ने 2008 में इंडियन मार्केट में एंट्री की थी। तब कंपनी कई डिवाइसेस के लिए रिपेयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराती थी। वर्ष 2017 में कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को विस्तारित किया और एप्पल के लिए विनिर्माण शुरू किया। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स टाटा समूह की प्रमोटर होल्डिंग फर्म टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होगी। तो यहाँ बस ये जानना है कि हाल ही में किस कंपनी या ग्रुप ने आईफोन बनाने की दिशा में कदम रखा है, तो आप क्या कहेंगे, टाटा कंपनी या टाटा ग्रुप ने रखा है। ठीक, इसने किस कंपनी के समूह को खरीदने के लिए जो है प्रस्ताव रखा, तो आप कहेंगे विस्ट्रॉन कंपनी ने। ठीक है, या किस कंपनी का फ़ोन असेंबल करेगी, तो क्या बताएंगे आप, आईफोन कंपनी का, जिसे एप्पल कंपनी जो संचालित करती है उसका जो है क्या करेगी, विनिर्माण करेगी या असेंबल करेगी। 2-3 बातें, चलिए आगे देखते हैं। इरकॉन और राइट्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। देखिए जो भी सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हमेशा प्रॉफिट में रहती है, उनको श्रेणी प्रदान किया जाता है उनके पूंजी क्षमता के अनुसार और उनके लाभ प्राप्त करने के आधार पर। महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी। सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी कंपनियों को 3 श्रेणी में बांटा गया। जो सबसे अच्छी कंपनी होती है, जिसके प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा होता है और जो जिसके पास पूंजी ज़्यादा है, तो वो उस कंपनी को कहा जाता है महारत्न कंपनी। क्या कहा जाता है, महारत्न। उसके बाद
उसके बाद की जो कंपनी होती है जो मीडियम टर्नओवर करती है, हालांकि वो भी प्रॉफिट में ही रहती है, उसके बाद नवरत्न कंपनी का दर्जा उसको दिया जाता है। और उसके बाद जो छोटी कंपनी होती है उसको मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है। कभी किसी वीडियो में हम लोग डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे कि महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या शर्तें पूरी करनी होती है कंपनियों को। इसी तरीके से नवरत्न और मिनी रत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को क्या शर्तें पूरी करनी होती हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कभी। आगे देखते हैं। अब भारतीय नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 से 16 हो गई है। ठीक, तो ये दो कंपनियां, एक तो इसका क्रम हो जाएगा 15वां, ठीक, और ये राइट्स का क्रम हो जाएगा 16वां। तो ये 15वीं भारत की नवरत्न कंपनी बनी है और ये 16वीं कंपनी कौन है, राइट्स है। तो आगे देखते हैं, यही लिखा गया है 15वें 16वें। दोनों कंपनियां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में शामिल है, यानी कि ये कंपनियां क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में शामिल है, यानी कि PSU में शामिल है। आगे देखते हैं, इरकान भारतीय रेलवे के निर्माण कार्यों का संचालन कर रही। जो इरकान कंपनी है वो क्या काम करती है, तो भारतीय रेलवे के निर्माण कार्यों का संचालन करती है। आगे देखते हैं, इसकी मुख्य क्षमता रेलवे, राजमार्ग, एक्स्ट्रा हाई टेंशन सब स्टेशन इंजीनियरिंग और निर्माण में है। राइट्स लिमिटेड भारत में एक अग्रणी परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर परामर्श और इंजीनियरिंग फर्म है। यह परिवहन, शहरी इंजीनियरिंग, बंदरगाह, जलमार्ग, ऊर्जा प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं देती है। यानी कि ये दो कंपनियों जिनको नवरत्न का दर्जा दिया गया है, ये कंपनी जो है मुख्य रूप से संचालन क्षेत्र में यानी कि परिवहन क्षेत्र में कार्य कर रही है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं, अब आगे क्या है। तो यहाँ पर दोनों कंपनियों का नाम याद रखना है और इनको क्या दर्जा, क्या मान्यता दिया गया है। तो इरकान को दिया गया है 15वीं कंपनी का और राइट्स को 16वीं मिनी रत्न कंपनी का मान्यता दिया गया, दर्जा दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वान एनर्जी द्वारा रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग के अधिग्रहण हेतु अग्रिम भुगतान। सोलर प्लांट लगाने वाली फर्म, देखिए कौन, सोलर प्लांट लगाने वाली फर्म का नाम क्या है, स्वान एनर्जी ने 27 अक्टूबर 2023 को अपने हेजल इंफ्रा के माध्यम से भारत के जहाज निर्माण क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका हासिल करते हुए रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग के अधिग्रहण के लिए अग्रिम भुगतान किया। इस अधिग्रहण से वाणिज्यिक और नौसेना, रक्षा पोत निर्माण और जहाज मरम्मत क्षेत्रों में स्थिति मजबूत होगी। स्वान एनर्जी ने इस अधिग्रहण के लिए 15 नवंबर की समय सीमा से पहले 231 करोड़ रुपए का भुगतान किया। स्वान एनर्जी का लक्ष्य नौसेना, रक्षा, वाणिज्यिक पोत निर्माण और जहाज मरम्मत में सबसे बड़ी निजी कंपनी बनना है। हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए हम लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, DPIIT एवं गति शक्ति विश्वविद्यालय के मध्य सहयोगी, देखिए एक प्रकार का ये विश्वविद्यालय है। ठीक, इसका नाम क्या है, गति शक्ति विश्वविद्यालय। DPIIT ये एक प्रकार की संस्था है, विभाग है। ये विभाग और ये विश्वविद्यालय के मध्य क्या हुआ, सहयोग हुआ है। ठीक, तो चलिए देखिए किस क्षेत्र में सहयोग हुआ है, किसके संदर्भ में सहयोग हुआ है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, कौन सा विभाग है, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, तथा गतिशक्ति विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय है, गतिशक्ति विश्वविद्यालय ने 4 अक्टूबर 2023 को भारत के बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि जैसे कोई सामान या वस्तु है उसको उसके गंतव्य स्थल तक पहुंचाना, यानी कि जहां पर उसकी ज़रूरत है ना, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, लॉजिस्टिक कहलाती है। और अक्सर जो है रेल नेटवर्क के द्वारा, अन्य जो परिवहन नेटवर्क के द्वारा
ये काम को पूरा किया जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ना, इसको क्या कहा जाता है, लॉजिस्टिक्स। और इस क्षेत्र को लॉजिस्टिक्स क्षेत्र ही कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में जो है माल परिवहन में सबसे बड़ी भूमिका रेल की होती है। तो यहाँ पर यानी कि रेल प्रक्रम की होती है। तो लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में रेल भी जो है संचालित होता है। के क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता ज्ञापन के तहत गतिशक्ति विश्वविद्यालय विभिन्न राज्यों में स्थित केंद्रों में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति से संबंधित पाठ्यक्रम को डिजाइन, विकसित और वितरित करने के लिए संपूर्ण भारत में नोडल एजेंसी होगा। रेलवे में 5 पाठ्यक्रम विकसित किए गए, जिनमें ट्रैक टेक्नोलॉजी, रेल व्हील इंडक्शन, थर्मोडायनेमिक्स, सिग्नलिंग सिस्टम पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। तो चलिए हम लोग पहले इसकी देख लेते हैं। ये तो हम लोग मंत्रालय समझ गए। विभाग क्या है, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, ये विभाग। और गतिशक्ति विश्वविद्यालय, देखिए एक प्रकार का विश्वविद्यालय है। ये विश्वविद्यालय क्या है, देखिए ये विश्वविद्यालय है जो कि रेल मंत्रालय के अधीन काम करता है। रेल मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो जाहिर सी बात है, रेल मंत्रालय के अधीन जब ये काम कर रहा है तो इस विश्वविद्यालय में ऐसी शिक्षा दी जाती होगी जो कि रेल से संबंधित हो, यानी कि ट्रेनों के संचालन से संबंधित हो, ट्रेनों के तकनीकी से संबंधित हो। इस प्रकार के प्रशिक्षण वगैरह दिए जाते होंगे। देखिए ये इसकी स्थापना जो हुई थी ना, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। गतिशक्ति विश्वविद्यालय है क्या, इसकी जो स्थापना हुई थी 2000, गतिशक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना 2022 में हुई थी। कब हुई थी, 2022 में। पहले इसका नाम कुछ और हुआ करता था। इसका नाम क्या था, राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, ठीक है। पहले इसका नाम राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, एक प्रकार का सरकारी संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र का संस्थान होता था, जिसकी स्थापना 2022 में की गई। और इसका नाम बदल दिया गया, इसका कर दिया गया नाम गतिशक्ति विश्वविद्यालय। पहले यह क्या था, राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, लेकिन 2022 में इसको गतिशक्ति विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित कर दिया गया, ठीक है। और ये कहाँ पर, ये गुजरात में है। स्थान या शहर कौन सा है, तो आप कहेंगे बड़ौदा है। कौन सा शहर, ये बड़ौदा या बड़ोदरा इसको कह सकते हैं, बड़ोदरा, ठीक, यहीं पर है। तो ये दो संस्थानों ने मिलकर, एक तो ये विभाग हो गया और दूसरा एक गतिशक्ति विश्वविद्यालय, इन दो संस्थाओं ने मिलकर आपस में सहयोग करके रेलवे के संबंध में 5 नए पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं। 5 नए पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं, यानी कि जिनकी शिक्षा या पढ़ाई इस विश्वविद्यालय में होगी। चलिए आगे देखते हैं। भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग की क्षमता पर रिपोर्ट। हाल ही में प्रबंधन परामर्श फर्म आर्थर डी लिटिल ने अपने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में 2035 तक ग्लोबल ऑटो हब, यानी कि ऑटो का, गाड़ियों, मोटर गाड़ियों का क्या बन जाएगा, हब बनने की क्षमता है। कब, 2035 में। ये देखिए इन्होंने क्या कहा है, प्रबंधन परामर्श फर्म, ये एक प्रकार की फर्म है, ठीक है, जिसमें आर्थर डी लिटिल ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में क्षमता है 2035 तक एक ग्लोबल, यानी कि वैश्विक मोटर गाड़ियों का हब बनने की क्षमता है। साथ ही वर्ष 2035 तक निर्यात प्रौद्योगिकी और नवाचार के दम पर ऑटोमोटिव उद्योग +1 ट्रिलियन निर्यात से $50 बिलियन सहित के आकार तक बढ़ सकता है। आगे देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार समृद्ध वित्त पोषण वाले पारिस्थितिकी तंत्र के साथ भारत में वाहन क्षेत्र में नवाचार क्षेत्र में अग्रणी बनने की क्षमता। इस प्रकार वैश्विक ऑटोमोटिव अनुसंधान एवं विकास और सॉफ्टवेयर बाजार की वर्ष 2023 तक 3 गुना बढ़कर $4 अरब पहुंचने की संभावना। बस यहीं पर ये जानना है कि एक रिपोर्ट आई थी प्रबंधन परामर्श फर्म आर्थर डी लिटिल, ठीक है, इनका नाम तो बहुत नहीं याद रखना है।
हालांकि इतना याद रखिए कि ऑप्शन में आए तो उसको कर ले जाए। आर्थर डी लिटिल ने एक रिपोर्ट में कहा है कि 2035 तक भारत विश्व का सबसे बड़ा जो है ऑटो हब बन सकता है, यानी मोटर गाड़ियों का हब बन सकता है, मोटर गाड़ियों के निर्माण का सबसे बड़ा बाजार बन सकता है। ये इतना बात यहाँ पर याद रखना महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। REC यानी क्या है यहाँ पर, REC ने सुगम REC मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया किसके द्वारा, REC। उस मोबाइल ऐप का क्या नाम है, सुगम REC। याद रखना, सुगम REC मोबाइल ऐप किस संस्थान ने लॉन्च किया है, तो आप कहेंगे REC। ठीक, REC क्या संस्थान है, REC का मतलब ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने क्या किया है, सुगम REC नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या बातें हैं महत्वपूर्ण देखेंगे। सुगम REC नामक यह मोबाइल ऐप निवेशकों को REC 54 इसी ब्रांड में उनकी निवेश का पूरा विवरण प्रदान करेगा। आगे देखिए, धारा 54 इसी ब्रांड एक प्रकार के निश्चित आय वाले वित्तीय उपकरण है जो आयकर अधिनियम की धारा 54 इसी के माध्यम से निवेशकों को पूंजीगत लाभ के तहत कर छूट प्रदान करते हैं। REC लिमिटेड एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC है। NBFC पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि क्या होती है NBFC, तो यही REC क्या है, एक प्रकार से NBFC है। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है, सुगम REC है। सुगम REC है और इसका उद्देश्य क्या है, जो निवेशक होते हैं, निवेशक मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पैसा लगाते हैं, उनकी सुविधा के लिए ऐसा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। पूरे भारत में ऊर्जा क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसकी स्थापना 1969 में की गई है। ठीक है, तो ये चैप्टर दोस्तों समाप्त होता है उद्योग एवं व्यवसाय का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।